हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कानून बनाने का तबसरा किया है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार परेशान और फिक्रमंद है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान का समाज बिखर रहा है। लोगों में खौफ है, खदशा है, खतरा है, वहशत है, दहशत है, डर है, गुस्सा है और कहीं न कहीं इंसाफ न मिलने का दुख है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये तमाम अनासर मिलकर कहीं इन मजलूमों में इंतकाम की आग पैदा ना कर दें तो सोचिए फिर क्या होगा हिंदुस्तान की रिवायतों का, क्या होगा हिंदुस्तान की अजीम तहजीब का, क्या होगा साथ मिलजुल कर रहने और आगे बढ़ने वाले कदमों का। क्या हमारी रिवायतों की तस्बीह में पिरोए हुए तहजीब के दाने बिखर जाएंगे? क्या हम अलग अलग बस्तियां बसाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या हम अपनी कसरत में वहदत की अजीम विरासत को बालाए ताख रखने पर मजबूर हो जाएंगे? आज इन्हीं सुलगते, तड़पते और दर्द में डूबे सवालों के साथ आपकी बात लेकर मैं हाजिर हूं, बुशरा खानम फहद। लेकिन बात शुरू करें उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बीते कुछ अरसे से आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें मुश्तइल हुजूम किसी बेकसूर निहत्ते शख्स को इतना पीटता है कि वो बेगुनाह दम तोड़ देता है। अलवर में गौ तस्कर होने के शक में एक शख्स का पीट कर कत्ल कर दिया गया। इसके पहले भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कई ऐसे हादसे पेश आ चुके हैं। सोचिए, कानून का मजाक उड़ाने वाले ऐसे वाकयात बैनुल अक़वामी सतह पर भारत की कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं। वही भारत जिसकी दुनिया में शोहरत इस बात की है कि एक ऐसा मुल्क है जहां लोग अपने अपने अकीदे, अपने मजहब, अपनी जबान, अपने खान पान और अपने लिबास और अपने नजरिए के हिसाब से जिंदगी जीने के लिए मुकम्मल तौर पर आजाद हैं। गाय माता के लिए आप कल्पना कर सकते हैं कि विनोबा जी उस समय की सरकारों के खिलाफ जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे, अनेक बार अनशन किए, गौरक्षा के लिए किए, गौभक्ति के लिए किए। भारत का संविधान भी है, उसका महत्व समझाता है, लेकिन क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? क्या ये गौभक्ति है? क्या ये गौरक्षा है? बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। आज जब दुनिया में भारत की चर्चा तेजी से बढ़ती मईशत वाले मुल्क के तौर पर हो रही है, तब भीड़ के तशद्दुद के मामले बैनुल अक़वामी बिरादरी को हैरान और परेशान कर रहे हैं। मिलजुल कर रहने की सदियों पुरानी रिवायत की मिसाल हम दुनिया भर में पेश करके अपने मुल्क की खुसूसियत बयान करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे वाकयात लोगों में कितना डर और खौफ पैदा कर रहे हैं। लिंचिंग की घटनाओं में जो भी हताहत होते हैं, जो भी मारे जाते हैं, वह निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए एक चिंता का भी विषय हो सकता है। और मॉब लिंचिंग के कारण जिन लोगों की भी हत्याएं हुई हैं अथवा जो भी घायल हुए हैं, उसकी मैं अपनी सरकार की तरफ से भी उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, उसकी मैं आलोचना करता हूं। इस अप्रोच को मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन है ये लोग जो मुश्तइल भीड़ में तब्दील हो जाते हैं। इतनी नफरत, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म, इतना तशद्दुद कहां से इनके जहनों में भर जाता है? क्यों मुनाफरत की आग इतनी बढ़ जाती है कि वो कत्लो गारतगरी पर आमादा हो जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भीड़ मुनज़्ज़म है? क्या इस भीड़ का कोई चेहरा है? कौन मजहब की आग में नफरत की हांडी चढ़ाकर इंसानी खून खौला रहा है? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब मिलना अभी मुश्किल ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो
तो आज हम बात कर रहे हैं लिंचिंग को लेकर। बात ये की जा रही है कि क्या लिंचिंग की वजह से लोगों में खौफ और डर का माहौल है? क्या बाहर निकलने से पहले वो 2 बार सोचते हैं? क्या जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, क्या ये तमाम चीजें अब उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही हैं? और भीड़ की साइकोलॉजी पर भी हम बात करेंगे कि आखिर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में आखिर ये भीड़ इकट्ठी कहां से हो जाती है? कौन है ये लोग जो किसी की जान लेने से पहले 2 बार सोचते नहीं हैं और पीट पीट कर उस इंसान की जान ले लेते हैं? और उसके बाद जब वो अपने घर पर वापस जाते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे कि वो एक इंसान की जान लेकर आ रहे हैं? क्या वाकई में उन्हें अपनी इस बात पर फख्र महसूस होता होगा? अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लगातार हमारे टेलीफोन नंबर जो हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। आज हमारे साथ प्रोग्राम में 2 खास मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ पहले मेहमान हैं डॉक्टर निशा खन्ना जो कि एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं। दूसरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं नदीम खान जो कि इंडिया अगेंस्ट हेट के मेंबर हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है स्टूडियो में। नदीम साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। लगातार हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के जो वाकयात हैं उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आ रही है। रीजन कुछ भी हो, चाहे बच्चा चोरी हो, चाहे गाय के नाम पर हो, किसी के 2 मजहब के मुख्तलिफ मजाहिब के लोग हैं वो आपस में शादी करना चाहते हो, या फिर कोई दलित हो, ये इसके रीजंस अनगिनत हो सकते हैं। लेकिन भीड़ का चेहरा एक है, वो सिर्फ भीड़ है। वो इकट्ठा होती है, आती है, मारती है, जान से मार देती है और चली जाती है। आखिर ये भीड़ है क्या? क्या इसका कोई चेहरा है? देखिए, जब आप इस पूरे इशू को देखते हैं तो पहली बात तो ये कहना पड़ेगा कि 80% मामलों में ये भीड़ बहुत ऑर्गेनाइज है और भीड़ बहुत पॉलिटिकल है। और भीड़ का एक एजेंडा है जिसके तहत वो भीड़ इकट्ठा करी जाती है, ऑर्गेनाइज करी जाती है, वो ऑर्गेनाइज तरीके से उस क्राइम को अंजाम देती है। और उसके बाद फिर पुलिस एक्शन में जो लोग उस भीड़ में से पकड़े जाते हैं उनको डिफेंस किया जाता है अदालतों में, उनको बचाया जाता है। और जो 20% केसेस हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं, लेकिन जो 80% केसेस आप स्टडी करेंगे आपको मिलेंगे, उसमें आपको लगेगा कि बहुत ऑर्गेनाइज भीड़ है। और दूसरी बात यह है कि आज तक सिर्फ 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें 97 से जब ये भीड़ ने हंगामा करना शुरू किया, ये अभी भीड़ दोबारा से आई है, लेकिन अगर हम आपको याद होगा 1997 में ग्राहम स्टेन्स एक पादरी थे उड़ीसा में, कंधमाल में उनकी जो है वो आग लगाकर एक वैन में बंद करके उनकी और उनके 6 साल और 8 साल के 2 बच्चों की हत्या कर दी थी भीड़ ने। तब से लेकर आज तक सिर्फ अलीमुद्दीन मामले में एक कन्विक्शन हुआ है। अलीमुद्दीन जो रामगढ़ में लिंच किए गए थे, उसके अलावा कहीं भी कोई फैसला नहीं आया। तो जब लगातार समाज में ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, उसके अलावा जो है वो बड़े बड़े मिनिस्टर्स और लॉ मेकर्स अगर इस भीड़ के फेवर में अपना जजमेंट देते हैं तो जाहिर सी, और कोई भी उनके खिलाफ कानून में कोई कानूनी प्रक्रिया में वो दोषी नहीं ठहराए जाते या कोई जजमेंट नहीं आ पाते, तो जाहिर सी बात है इस भीड़ के हौसले बुलंद हैं और उसको ये मालूम है कि उसके साथ में सिस्टम का बड़ा सपोर्ट है। जी, लेकिन नदीम साहब, हम ये भी देखते हैं कि वजीर आजम सामने आकर बात करते हैं, राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर आके सामने बात करते हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट सख्त है इस पूरे मामले को लेकर और उसका कहना है कि इसको लेकर कानून बनाया जाए, अहकामात उसने सख्त जारी कर दिए हैं। उसके बावजूद भी ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्या आपको लग रहा है कि कहने और करने में फर्क है? देखिए, आपके प्रोग्राम में जो स्पीच नरेंद्र मोदी साहब दे रहे थे, प्रधानमंत्री, वो स्पीच अहमदाबाद के साबरमती के आश्रम में उनकी स्पीच थी। और जो वीडियो अभी आपके यहाँ चल रहा है वो अलीमुद्दीन का वीडियो है। जिस समय ये स्पीच दी गई थी उसके 2 घंटे बाद अलीमुद्दीन की रामगढ़ में लिंचिंग हो गई थी। तो जो लोग ये भीड़ है या जो लोग इन लोगों को जंगल जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि ये चीजें उनको लिए नहीं दी जा रही हैं, ये एक पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है। कोई स्ट्रांग सिर्फ स्टेटमेंट पास ऑन किए जा रहे हैं, कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया जा रहा। पहली बात तो वजीर आजम की बात पे मैंने बताया कि सेम उसी दिन ये मामले हुए, 2 बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है गौरक्षकों के खिलाफ और दोनों दिन ही 2 लोग मारे गए हैं।
जब जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है भीड़ ने 2 लोगों को मारा है। उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टेट्स फेल्योर कर गए अपने लीगल सिस्टम में डिलीवर करने में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को गाइडलाइन दिया कि वो एक नया लॉ बनाए या कुछ इंप्लीमेंटेशन करे, स्ट्रांग एक्शंस रिकमेंड करे। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बॉल घूम के फिर स्टेट को वापस कर दी कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का, जबकि उनसे कहा गया था कि कोई नया लॉ पार्लियामेंट बनाए। उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का हिस्सा है। चलिए, हमने उनकी बात मान ली। फिर उन्होंने ये बात कही कि ये सब चीजें जो है वो पहले भी होती रही हैं, बीजेपी सरकार के आने के बाद लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हैं। तो पहली बात यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 85% केसेस जो मॉब लिंचिंग के हैं वो 2014 के बाद के हैं। 63% केसेस बीजेपी रूल्ड स्टेट में हैं। तो सवाल ये उनसे पैदा होता है कि और जो किलिंग्स हैं वो 97% किलिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की हैं इस पूरे इशू में। तो सवाल ये पैदा होता है, इन तीनों आंकड़ों के दायरे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीजेपी एज अ पार्टी बनती है, क्योंकि उसके स्टेट्स में सारे मामले हो रहे हैं। और मोदी सरकार की जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि 85% लिंचिंग के केसेस आपकी सरकार के आने के बाद हुए हैं। जी, 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनको ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर निशा। एक कॉलर उस्मान है हमारे साथ गुजरात से और दूसरे हैं नसीम आदिल साहब दिल्ली से। उस्मान साहब, आप अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम बुशरा खानम साहिबा जी। जी वालेकुम सलाम। मेरा सलाम आप नदीम खान को भी पहुंचा दीजिएगा और निशा खन्ना को भी पहुंचा दीजिएगा। जी जी, वो सुन पा रहे हैं आपको। जी, दरअसल बात यह है कि ये जो लिंचिंग चल रही है जी, वो लिंचिंग की फहरिस्त बहुत बड़ी है बुशरा खानम साहिबा, अखलाक से लेकर रुतबा तक, और उसके अंदर कोई डिफेंस हुआ नहीं है वो लिंचिंग को रोकने में। लेकिन लिंचिंग से मुझे ऐसा लगता है कि क्या हिंदुस्तान को हमारी हुकूमत फलस्तीन बनाना चाहती है? जी, यही मेरा सवाल है। जी, नदीम साहब जवाब देना चाहिए। देखिए, सवाल जो आपका बुनियादी है, मुझे फिलिस्तीन का और सीरिया का तो पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं रह पाएगा। और जो बुनियादी बात है वो बात यह है कि किसी भी केस में कोई भी आदमी, मोहसिन शेख के केस में 11 लोग पकड़े गए थे, सबको बेल मिल गई, सबको मालूम है। जो पहला केस हुआ था, जो हमारे होम मिनिस्टर ने ये कहा था संसद में कि सोशल मीडिया की वजह से जो है बहुत सारे मामले हो रहे हैं, तो अगर और कुछ लोग कहते हैं गाय की वजह से हो रहे हैं, तो मोहसिन शेख का मामला का गाय से कोई लेना देना नहीं था। साफ साफ लोगों ने उसके बाद सोशल मीडिया पे लिखा कि हमने पहला विकेट गिरा दिया है, लोगों का अरेस्ट हुआ, उसके बाद बेल मिल गया। अखलाक के मामले में बात करते हैं, वहां तो सोशल मीडिया भी नहीं था, बल्कि सबको मालूम है कि मंदिर से अनाउंस हुआ था, और वो जो लोग मारने वाले थे उनको एनटीपीसी में नौकरी दे दी गई। उसके बाद खुद जयंत सिन्हा, अलीमुद्दीन के जो कन्विक्टेड लोग हैं, उनको जब बेल मिलती है तो उनके साथ जब वो माला पहनाते हैं, तो ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है उस पूरी भीड़ को, वो जो ऑर्गेनाइज भीड़ है जिसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे समाज में, जो है कम्युनल पोलराइजेशन के लिए। तो ये पूरा एक इलेक्टोरल एजेंडा और पॉलिटिकल एजेंडा है। नसीम साहब को और ले लेते हैं। नसीम साहब, अपना सवाल बताइए। मैडम, मैं तो सीधा सवाल ये है आम मुसलमानों से जी, कि ये हम समझते हैं कि आज जो हुकूमत हमारे मुल्क में है वो इस बुनियाद पे पावर में या सत्ता में आई है जो एंटी मुस्लिम कह दीजिए तो कोई बुराई नहीं है जी। इसका सिपहसालार यानी देश का प्रधानमंत्री गुजरात इलेक्शन में यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम कांग्रेस को वोट दोगे तो एक मुसलमान मुख्यमंत्री बन जाएगा जी। इतनी बड़ी बात एक देश का प्रधानमंत्री कहता है, और फिर भी यहाँ के मुसलमान उस पार्टी से या उस सरकार से उम्मीद वाबस्ता रखते हैं। ये तो मेरे समझ से बेवकूफी है जी। सिर्फ हमारे राय से आज के मुसलमानों को सिर्फ इतना करना चाहिए कि इत्तेहाद के साथ आने वाले इलेक्शन में वन साइडेड वोटिंग करके इस गवर्नमेंट को रोका जाए, और तब तक कोई भी ऐसा काम न करे जिससे बिला वजह इन्हें फंसाया जाए या तबाह व बर्बाद किया जाए। जी नदीम साहब, आपकी जी मैंने बात सुन ली कि एहतियात बरतने की जरूरत है, और आप जवाब देना चाहेंगे? मैं इसमें एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा
कि जब हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं तो हम भारत देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं, भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी से उम्मीद नहीं करते। और जब हम इस देश से उम्मीद करते हैं तो देश केवल चुनी हुई सरकार का नहीं होता, बल्कि इस देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है, इस देश में जो है वो तमाम दूसरी एजेंसीज भी एक इंस्टीट्यूशन है, इस देश का एक मीडिया भी एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखता है। तो जब हम उम्मीद करते हैं तो केवल सरकार के कुछ मंत्रियों से जो मालाएं पहनाते हैं या जो उन महेश शर्मा जैसे मंत्री जो है वो अखलाक के कातिलों के फिनरल में जाते हैं, उनसे उम्मीद नहीं करते, बल्कि जब हम इससे उम्मीद करते हैं तो हम इस पूरे सिस्टम से उम्मीद करते हैं। और सिस्टम जो है वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी उम्मीद है। और सरकारें तो 5 साल में आती जाती रहती हैं, तो उम्मीद इस सिस्टम से, और इस सिस्टम में हमें उम्मीद यह है कि हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में हमको जस्टिस जरूर मिलेगा। बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पर वक्त मेरे लिए हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से जब हम लौटेंगे तब मैं बात करूंगी डॉक्टर निशा से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये भीड़ की साइकोलॉजी आखिर क्या होती है और किस तरह से ये एक मैसेज, एक कॉल के जरिए इकट्ठे हो जाते हैं और किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आज हम बात कर रहे हैं लिंचिंग से बढ़ते खौफ के बारे में। 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर निशा, मैं लगातार बात कर रही हूं कि जब हम लिंचिंग की बात करते हैं तो हम भीड़ की बात करते हैं, और भीड़ की बात करते हैं तो हम उसकी साइकोलॉजी की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कौन है ये लोग? एक तो वो हो सकता है कि पॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से ये किया जाता है। दूसरा, कुछ जगहों पर यह भी देखा गया है कि स्पॉन्टेनियस है, ये कि एक ग्रुप पर मैसेज जाता है और उसके बाद भीड़ इकट्ठी होती है और उसको मार देती है। तो कौन होते हैं लोग, इनके पीछे की साइकोलॉजी किस तरह की होती है? देखिए, अगर आप 2 कैटेगरी में आप इसे कैटेगराइज करें, स्पॉन्टेनियस, एक सोच के, एक समझ के लोग जो एक साथ मिलकर एकजुट में काम कर रहे हैं। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड, जैसे किसी पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर कि हमें इस चीज को स्प्रेड आउट करना है और इसे खत्म करना है। इसमें भी अगर आप साइकोलॉजी को दिमाग में रखेंगे तो मुझे लग रहा है कुछ लोग जो है जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, कानून को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिले जस्टिस मिलता है। तो डिले जस्टिस के चक्कर में उनको लगता है कि हमारे हाथ में कानून आ जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लग रहा है जो जैसे कि अगर ऑर्गेनाइज मैनर में होता है, जितने भी उनके पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं, अगर हम कुछ ऐसा करेंगे भी, हम पुलिस को जानते हैं, हम नेताओं को जानते हैं, तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हमारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में पोजीशन है। तो ये सारे मैटर्स कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। आपकी एक सोच, आप उस सोच से आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक हंगामा करके आप पब्लिक की लाइमलाइट में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग ये चीजें इसलिए भी करते हैं। मुझे एक चीज कई बार ये भी लगती है कि ये सिर्फ एक एजेंडा, क्योंकि हिंदुस्तान में लोग ना कुछ इमोशनल फूल हैं। एक इंसान एक सोच रखता है, अगर वो उसको नहीं भी समझता तो उसे स्प्रेड आउट करता है और उसे अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। वो चाहे अगर आप आसाराम बापू से लेकर राम रहीम की बात करें तो अगर आप देखें तो इनके इतने फॉलोअर्स हैं। क्या सोच वो स्प्रेड कर रहे थे, आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा ये साइकोलॉजिकली ब्रेन वॉशिंग थिंग है, और उनको लगता है अगर वो ये कर रहे हैं तो वो समाज के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। और सोसाइटी का बेनिफिट तभी है जब वो मिलजुल कर काम करेंगे और एक सोच से काम करेंगे। जैसे आपने बोला कि अगर घर में वो कत्ल करके जा रहे हैं तो उनको गिल्टी फील नहीं हो रहा। गिल्टी तो उनको पहले फील हो रहा था कि हमने कुछ किया नहीं है, और उन्हें लगता है उन्होंने जैसे किसी इंसान को मारकर बहुत बड़ा काम किया है समाज के लिए, देश के लिए, उनके हित में या सोसाइटी के हित में। जैसे अगर बात करें कि अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है तो हमने समाज के लिए अच्छा किया, हम 2 धर्मों के लोगों को मिलने नहीं देना चाहते, 2 कम्युनिटी के लोगों को मिलने नहीं देना चाह रहे हैं। तो मुझे एक ये भी लगता है, प्राइड होता है उनके। बिल्कुल बिल्कुल। और डिवाइड एंड रूल का जो थ्योरी है वो मुझे लगता है इस मौके पर ज्यादा काम करता है कि आपस में सेपरेट कर एक मॉब को इकट्ठा करके उनको एक टारगेट किया जाए। बड़ी तादाद में हमें देखते हैं कि इसमें औरतें भी शामिल हैं। कभी किसी औरत को डायन बना दिया जाता है और फिर उसके बाद भीड़ इकट्ठी होती है, उसे बांध दिया जाता है और पूरी बुरी तरीके से उसे पीटा और मारा जाता है। तो वो भी एक तरह की भीड़ है और उसमें औरतें तक शामिल होती हैं। तो ये लग रहा है कि जिस तरह से समाज में जो है नफरत जो है बहुत ज्यादा हर लिहाज से जो है वो फैलती हुई नजर आ रही है। कॉलर ले लेती हूँ पहले। मोहम्मद सालार है हमारे साथ। जी सालार साहब, बताइए अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी, सवाल मेरा दोनों मैडम से भी है और नदीम साहब से भी है जी, कि जो मरने वाला है वो गुनाहगार है, ये जो मारने वाले वो गुनाहगार है, या जो उन्हें बचाते वो गुनाहगार है, जो हम सब लोग आंख बंद करके तमाशा देख रहे हैं हम गुनाहगार है? बस इतना ही पूछना था। जी नदीम साहब।
देखिए, इन पूरे मामलों को अगर देखा जाए, मॉब लिंचिंग के केसेस जो मैंने 97 से बताए थे और अभी भी ये बात हुई कि ट्रेडिशनली मॉब लिंचिंग हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा रही है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में किसी भी महिला को डायन बता देना, किसी महिला को चुड़ैल बता देना, या उसके कारण पूरे गांव में जो है वो कहना कि गांव में साया हो रखा है और अपशगुन हो रखा है, ये तमाम केसेस हमारे सामने आते रहे हैं। लेकिन अचानक 2014 के बाद से इन केसेस में बहुत बढ़ोतरी हुई और ये एक पॉलिटिकल टूल बन गए जिसमें कई लोगों ने मारने वालों को समर्थन दिया। अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए, सबसे बड़े गुनाहगार तो एक उस समाज के सारे लोग होते हैं जिस समाज में इस तरह की वारदात हो रही है और समाज कोई ऑर्गेनाइज इसका प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा, समाज कोई ऑर्गेनाइज तरीके से इसका हल नहीं निकाल पा रहा। आज की बात भी अगर करें तो रकबर खान के मारने वाले केसेस में पुलिस उसकी जिम्मेदार है या ज्ञानदेव आहूजा उसके जिम्मेदार हैं या दूसरे वो गौरक्षक जो उनकी टीम मंडली के थे वो जिम्मेदार हैं, इसका कोई हल नहीं निकल पाया। लेकिन हमने भी पूरे समाज में अगर आप बात करें तो हमने दिल्ली, देश की राजधानी में हम बैठे हुए हैं, हम गृह मंत्रालय में जाके बात कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन हमने एक जागरूक समाज होने का मामला हमने कहाँ निभाया। एक्सेप्ट लग रहा है इसे एक एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है और इतने ज्यादा ये केसेस हो रहे हैं कि अब लगता है कुछ दिन बाद जो है इंडिफरेंट होने लगेंगे लोग इसको लेकर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कानून को अपने हाथ में लेना वो कहीं भी सही नहीं है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है और मुझे लगता है उसे फॉलो करना चाहिए, और कानून हमारे देश में बना है, उसके इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। वो जो डिले प्रोसेस है वो मुझे लगता है जस्टिफिकेशन जो डिले में होता है वो एक बहुत बड़ा भी जिम्मेदार है। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज अगर एजेंडा ना बनाकर समाज के भले के लिए काम करें और इस तरह स्प्रेड आउट ना करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फोकस करें कि जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस करें। जैसे कि अभी हमने केस की बात की कि डायन बनाकर, तो आपको साइकोलॉजी समझना है। किसी औरत में या किसी आदमी में डायन नहीं है। अगर कोई बच्चा चोरी कर रहा है उसकी साइकोलॉजी को समझा जाए। जब भी एक केस में सजा दी जाती है तो उसकी साइकोलॉजी को समझा जाता है, इस इंसान ने कत्ल क्यों किया, कत्ल के क्या रीजंस थे, वो अलग अलग हो सकते हैं और उसके बेसिक पर ही उसे सजा दी जाती है। ऐसा नहीं कि एक बेड़ उस पर आ जाए और उस पर सजा दी जाए। तो मेरे ख्याल से पूरे सिस्टम को 30 सेकंड में आपको दूंगी क्योंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास। मेरा एक सवाल बस आपसे ये है कि क्या आपको लग रहा है कि लिंचिंग की वजह से जो आम शहरी है, जैसे हम जैसे आप जैसे लोग हैं जो बाहर निकलते हैं और खासतौर पर अगर वो एक तबके से खास तबके से ताल्लुक रखते हैं तो उनमें उस तरह का भी डर है कि हम शायद उस तरह के कपड़े ना पहने जिससे हमारी आइडेंटिटी रिवील हो, या उस तरह के हम दाढ़ी या फिर स्कल कैप ना पहने, उस तरह के खाने लेकर बाहर ना जाएं, उस तरह की बातें ना करें या फिर उस तरह से लोगों को ग्रीट ना करें। ये तमाम चीजें भी क्या आपको लग रहा है जहन में घर कर रही हैं आप लोगों के? बेसिकली जो वीडियो बनाने वाले वीडियो बनाते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपने कभी ये सोचा कि जो आदमी वीडियो बना रहा है वही आदमी वीडियो अपलोड कर रहा है, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है? वो आपको टेरराइज करना चाह रहा है, पूरी सोसाइटी को टेरराइज करना चाह रहा है, उसकी आइडेंटिटी पे टेरराइज करना चाह रहा है। अभी हमारे किसी एक दोस्त ने पिछले दिनों हमको बताया था कि हम लोग ईद में घर जाना नहीं चाह रहे क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो पर्दा करती है, बुर्का पहनती है, तो हमको डर है कि ट्रेन में हमारे साथ कोई गलत नहीं हो जाए। तो पूरी सोसाइटी को टेरराइज किया जा रहा है और उसका यह भी एक मामला हो सकता है कि इन वीडियोस को देखने के बाद एक तरफ तो वो आतंकित होंगे, भयभीत होंगे, डरेंगे, और उसकी दूसरा एंगल ये भी है कि कहीं कुछ लोग अगर इसका रिएक्ट करने लगेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वे में तो हमारे हाथ से चीजें बाहर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। वक्त की कमी की वजह से मैं थोड़ा आपको कम टाइम दे पाई। डॉक्टर नीतू, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी पीर की रोज 8:30 बजे।